मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिमालय सिंह राठौड़ आज आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंट्स से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो एमसीक्यूज के साथ आपको एक्सप्लेन भी किए जाएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। शुरू करने से पहले चैनल को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पुस्तपालन का अर्थ है, आज हम आपके लिए ऑप्शन को टिक कर रखा है, रीजन बिंग ताकि हमें टिक करना ना पड़े वीडियो के बीच में, सिर्फ हम आज समझाने पर ध्यान देंगे। पुस्तपालन से तात्पर्य पुस्तकों को अलमारी में सजाकर रखने से नहीं, बल्कि पुस्तकों में होने वाले लेन देनों को लिखने से होता है, जिसका संबंध व्यापार से होता है। तो अब आप मुझे बताइए, पुस्तपालन की जो डेफिनेशन दी गई है, क्या उसके अंदर मैंने पुस्तकों को रखना बोला है या नहीं, या पुस्तकों को अलमारी में रखना बताया है? नहीं, हमने क्या कहा, पुस्तपालन से तात्पर्य व्यापार में होने वाले लेन देनों को पुस्तकों में लिखने से है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। लेखांकन से तात्पर्य लेखांकन प्रयोगकर्ता को लेखांकन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को संप्रेषित करने की कला लेखांकन कहलाती है, और लेखांकन के अंतर्गत व्यापार में होने वाले समस्त लाभ हानि आर्थिक स्थिति की जानकारी जानना मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, लेखांकन का आधार है। लेखांकन का आधार किसे बताया गया है? पुस्तपालन को। अब मैं यहाँ आपको इस टॉपिक पे ही डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले, लेखांकन के लिए व्यापार में पुस्तपालन का होना अति आवश्यक है। पुस्तपालन के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है, आप उस पर ध्यान दें। रोज नामचा, जिसे हम कहते हैं जर्नल। सेकंड, खतौनी। थर्ड, शेष निकालना। इट मीन्स खातों का शेष निकाला जाता है। तो पुस्तपालन में 3 चीजें होती है, जर्नल, लेजर और बैलेंस। नेक्स्ट, यदि अब पूछा जाता है कि अंकेक्षण का आधार क्या होता है, तो अंकेक्षण का आधार क्या होता है? लेखांकन, ऑडिट। इट मीन सबसे पहले जो व्यापार में किया जाता है उसका लेखा क्या कहलाता है? पुस्तपालन। पुस्तपालन में लेखा करने के बाद व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? सेकंड नंबर पर लेखांकन। और व्यापार की सत्यता की जांच करने के लिए थर्ड नंबर पे किया जाता है अंकेक्षण। ये हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, दोहरा लेखे का अर्थ किसी लेन देन का। दोहरा लेखा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक से अधिक खाते नाम पक्ष में और एक से अधिक खाते जमा पक्ष में होते हैं, अर्थात दोनों पक्षों का योग समान होता है। तो आप पूरे ऑप्शन में देखेंगे तो करेक्ट आंसर है इसका डी, एक खाते के नाम पक्ष में और दूसरे खाते के जमा पक्ष में लेखा करना होता है। नेक्स्ट, लेखांकन का उप क्षेत्र नहीं है। इट मीन्स कि जो अकाउंटिंग है उसके जो एरियाज होते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले लेखांकन के बाद में एक क्षेत्र आता है जिसे हम लागत लेखांकन कहते हैं। सेकंड नंबर पर आता है प्रबंधकीय लेखांकन। इस चीज को ध्यान रखें आप।
और लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय लेखांकन, जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा, लागत लेखांकन बीकॉम फर्स्ट ईयर में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा बीकॉम सेकंड ईयर का सिलेबस है एमडीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन सोशल अकाउंटिंग हमारा एमकॉम में आता है, लेकिन कृत्रिम लेखांकन फिक्टिशियस अकाउंटिंग कभी भी नहीं आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है कृत्रिम लेखांकन। नेक्स्ट, इकरा लेखा प्रणाली के सीमित उपयोग का कारण है। कारण यह है क्योंकि इकरा लेखा प्रणाली वहाँ अपनाई जाती है जो छोटे व्यापारी होते हैं, और छोटे व्यापारियों के लिए कम खर्चीली होती है, सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, और यह प्रणाली सरल होती है। लेकिन इससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अविश्वसनीय प्रणाली। नेक्स्ट, भारत की पूर्णतया स्वदेशी प्रणाली भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली है। इसके आगे आप एक लाइन ध्यान रखें, क्या बोला मैंने, भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली। नेक्स्ट, निम्न में से विक्रय है फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बेचना। देन फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बेचना, ये तो आपको समझ में आ गया सर, विक्रय बता रहे हो आप, आंसर हमें दिख रहा है। लेकिन देन इस पर यदि मैं डिस्कस करूं, तब मैं यदि आपसे पूछूं कि फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर को बेचने से प्राप्त आय कौन सी आय मानी जाएगी, पूंजीगत या आयगत, तो आपके का करेक्ट आंसर होगा सर ये आय हमारी आयगत आय मानी जाएगी। आयगत आय ऐसी आय होती है जो व्यापार के संचालन से संबंधित होती है, और फर्नीचर के व्यापारी का मुख्य उद्देश्य फर्नीचर बेचना है, और फर्नीचर बेचकर व्यापार में आय की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार में व्यापारी द्वारा विनियोग के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि कहलाती है। व्यापार में व्यापारी द्वारा विनियोग के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि पूंजी कहलाती है। अब रही बात पूंजी पर डिस्कस करना। पूंजी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमेशा दिखाई जाती है, और पूंजी का संबंध पृथक अस्तित्व अवधारणा से होता है। इट मीन्स, कहने का मतलब व्यापारी और व्यापार का स्वामी, व्यापार और व्यापार के स्वामी का अस्तित्व सदैव पृथक पृथक माना जाता है। नेक्स्ट, अदृश्य संपत्ति इनटेंजिबल असेट्स होती है। ऐसी संपत्ति जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसे कहा जाता है कॉपीराइट। लेकिन कॉपीराइट के साथ ही साथ और मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो गुडविल, पेटेंट, रॉयल्टी, ये जो संपत्ति वो हमेशा अदृश्य संपत्ति मानी जाती है। निम्न में प्राप्तियां नहीं, इट मीन्स रिसिप्ट्स कौन सी नहीं है, तो देनदारों से भी पैसा रिसिप्ट्स होता है, प्राप्य बिल से भी रिसिप्ट्स होता है, ऋण एवं अग्रिम, लोन एंड एडवांस यदि हमने किसी को दिया, लेकिन लेनदार हमारे लिए एक तरह से भुगतान होता है, तो इट मीन्स ये एक पेमेंट है, इसलिए इसे रिसिप्ट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता किसे कहते हैं, तो दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता लुकास पेसियोली को कहते हैं, जिसने सन 1494 के अंतर्गत इटली के इटली के कौन से नगर में, वेनिस नगर में दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म दिया था। इट मीन्स कि इन्होंने डी कंपासेट स्क्रप्चर्स नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसके संबंध में दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा गया। विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय लेखांकन प्रणाली कौन सी है, तो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है, क्योंकि यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी और सही आर्थिक स्थिति का विश्लेषण और चित्रण करती है, इसलिए इसे अत्यंत लोकप्रिय प्रणाली कहा गया है। आने वाली वस्तु को नाम लिखो और जाने वाली वस्तु को जमा करो, ये कौन सा नियम है, तो इसे कहते हैं वास्तविक खाता। अकाउंट्स के अंतर्गत खातों को 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते और नाम मात्र के खाते। तो वस्तु का संबंध वास्तविक खातों से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसके अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने पूंजी पाते ही डिस्कस किया था,
कि पूंजी जो होती है वो व्यापारी और व्यापार दोनों को पृथक पृथक कर देती है, जिसे पृथक अस्तित्व अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या व्यवसाय इकाई अवधारणा कहा जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। न्यू वीडियो की अपडेट को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।